जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देख लिए थे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, अम्ल के गुण क्या होते हैं और क्षार के गुण क्या होते हैं। इन सभी चीजों को पूरा डिटेल में देख लिए थे। और साथ में हम लोग देख लिए थे अगर अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करता है तब क्या बनाता है, अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करता है तब क्या बनाता है, और ध्यान रखना अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तब क्या बनाता है। इन सभी चीजों को पूरा डिटेल में देख लिए थे, एक एक चीजों को बहुत अच्छे से हम लोग देख लिए थे। ठीक है, और जो लोग ना देखे होंगे उन लोगों को जो है जाकर के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे देंगे वीडियो के, जाकर के आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। अब देखना है आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि अम्ल की धातु के साथ धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब देखिए अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके क्या करते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है कोई भी अम्ल ले लीजिए, जैसे हम लोग कल देख लिए थे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। किसी भी धातु का कार्बोनेट निकालना, उसमें क्या लगा देंगे, जैसे Ca कैल्शियम एक धातु है, इसका कार्बोनेट प्राप्त करना, इसमें क्या जोड़ देंगे, CO3। कैल्शियम क्या है, एक धातु है, इसमें CO3 लगा दिए, क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए ध्यान से, ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है, क्या बनाएगा, CaCl2 बनाएगा, प्लस आंख मूंद करके लिखेंगे H2O प्लस CO2। ध्यान रखना कभी भी अगर अम्ल किसी भी धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करेगा तो वो बनाएगा क्या, लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। आप कोई भी अम्ल ले लीजिए H2SO4 प्लस आप ले लीजिए जैसे FeCO3 ले लिए। अब ध्यान रखना हम लोग क्या करेंगे, Fe प्लस है, SO4 क्या है, माइनस है, तो Fe में क्या आके जुड़ जाएगा, SO4 आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और प्लस क्या बनाएगा, H2O बनाएगा और प्लस CO2। बिना देखे आपको ये चीज बनाने के लिए आराम से समझ में आ रहा होगा, ये प्लस है, ये वाला पोर्शन माइनस है, आके इसमें जुड़ जाएगा। एक तो बनाने आ रहा है, उसके बाद H2O CO2 अपने से लिख दीजिए, बन के तैयार हो जाएगा। अब ये अभिक्रियाएं याद होने वाली है नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये अभिक्रियाएं आपको याद होने वाली नहीं है, तो इसलिए इनको लेके बहुत ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इनको इस तरीके से पूरा आराम से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल, ठीक है, तो प्रबल अम्ल ध्यान रखना किसे कहते हैं, वह अम्ल जो अपने जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H धन आयन देगा उसे क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। अब जैसे देखो किसी बैंक से अगर किसी को कर्जा लेना है या लोन लेना है, तो अगर आप छोटे मोटे बैंक में जाओगे तो आपको बहुत बड़ा कर्जा नहीं दे सकता, लेकिन जो बहुत ढेर मात्रा में कर्जा देगा तो वो क्या कहलाएगा, बड़ियार बैंक कहलाएगा कि नहीं। तो उसी तरीके से जो जिसको जल में डालने के बाद अधिक मात्रा में H धन आयन देगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। जो अधिक मात्रा में H धन आयन देगा उसे क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। जो कम मात्रा में H धन आयन देगा उसे दुर्बल अम्ल। ठीक है, जो अधिक मात्रा में H धन आयन देगा उसे क्या कहेंगे, जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H धन आयन देगा उसे क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। जो अपने जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H धन आयन देगा उसे क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। और जो कम मात्रा में देगा उसे क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल। जो अधिक मात्रा में H धन आयन देगा उसे प्रबल अम्ल, जो कम मात्रा में H धन आयन देगा उसे दुर्बल अम्ल। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, प्रबल क्षार की। किसकी, प्रबल क्षार की। प्रबल क्षार किसे कहते हैं, जो अपने जलीय विलयन में अधिक मात्रा में OH ऋण आयन देगा उसे प्रबल क्षार, और जो कम मात्रा में देगा उसे दुर्बल क्षार। जो अपने जलीय विलयन में अधिक मात्रा में OH ऋण आयन देगा उसे प्रबल क्षार
प्रबल क्षार कहते हैं। ठीक है, तो जो अपने जलीय विलयन में अधिक मात्रा में एच धन आयन देगा उसे प्रबल क्षार कहते हैं, जो कम मात्रा में देगा उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। जो अधिक मात्रा में एच धन आयन देगा उसे प्रबल अम्ल कहेंगे, जो कम मात्रा में एच धन आयन देगा उसे दुर्बल अम्ल कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पीएच स्केल किसे कहते हैं, किसे देख लेते हैं, पीएच स्केल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए पीएच स्केल क्या होता है। तो अम्ल और क्षार को हम लोग मापने के लिए एक स्केल का उपयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल। अम्ल और क्षार की प्रबलता को हम लोग मापने के लिए एक स्केल का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है। ये देखिए जैसे एक स्केल हो गई, एक स्केल हो गई, इस पे 0 से लेके 14 तक के अंक बने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस पे 0 से लेके 14 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, और ध्यान रखना जैसे जैसे हम लोग इधर की तरफ बढ़ते हैं विलयन की अम्लीयता घटती है। अम्लीयता क्या होती है, अम्लीयता घटती है। जैसे जैसे इधर जाएंगे अम्लीयता घटेगी, और जैसे जैसे इधर जाएंगे क्षारीयता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। क्या होगी, क्षारीयता बढ़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर जैसे जैसे हम लोग 0 के इधर जाएंगे अम्लीयता घटेगी और क्षारीयता बढ़ेगी। जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, इधर की तरफ जाएंगे विलयन की अम्लीयता घटेगी। जैसे जैसे इधर जाएंगे विलयन की क्षारीयता बढ़ेगी। जैसे जैसे हम लोग इधर की तरफ आएंगे तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा, क्षारीयता घटेगी। और जैसे जैसे इधर आएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, अम्लीयता बढ़ेगी। लेकिन ये जो 7 हमें दिखाई पड़ रहा है ना, इस 7 पर क्या हो जाएगा, विलयन उदासीन हो जाएगा। विलयन क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 7 दिख रहा है, 7 पर अगर आके रुक गए तो विलयन क्या हो जाएगा, उदासीन। इधर आएंगे तो क्षारीयता घटेगी, अम्लीयता बढ़ेगी। इधर जाएंगे तो जो है अम्लीयता घटेगी, क्षारीयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान रखना, अब हम लोग देख लेते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.5 से कम होता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.5 से क्या होता है, कम होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ध्यान रखना, इस तरीके से ध्यान रखना हम लोग क्या करते हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ए है, शुक्र का वायुमंडल H2SO4 के मोटे घने पीले बादलों से मिलकर बना है। ठीक है, शुक्र का वायुमंडल किससे मिलकर बना है, तो H2SO4 के मोटे घने पीले बादलों से मिलकर क्या है, बना है। ठीक है, जब ध्यान रखना अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। शुक्र का वायुमंडल क्या है, ध्यान रखना, तो H2SO4 के मोटे घने पीले बादलों से मिलकर के बना होता है। तो अम्लीय वर्षा का प्रभाव क्या होता है कि अम्लीय वर्षा में अगर जब वो पहली बार वर्षा होती है तो लोग कहते हैं ना कि घर से बाहर मत निकलो। क्यों, क्योंकि जब पहली बार की वर्षा में हम लोग भीगते हैं ना तो क्या होता है कि शरीर पे दाने दाने पड़ने लगते हैं, खजुली होने लगती है, अन्य कई दिक्कतियां होने लगती है। तो इसे ही क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। वो हमें प्रभावित थोड़ी ना करेगी, 5.5 से कम होगा तो नहीं, हमें अन्य चीजें हो जाएंगी, चमड़ा गल जाएगा, ये सब नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, इतना दिक्कत तुम्हें जरूर झेलने के लिए मिलेगी, इतना दिक्कत फेस कर पाओगे। ठीक है, कि दाना दाना निकलने लगेगा, अन्य चीजें होने लगेंगी, तो ये सब प्रॉब्लम तुम्हें होगी, जैसे एलर्जी जैसी दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जंतुओं द्वारा स्रावित रसायनों से आत्मरक्षा। ठीक है, तो अब देखिए जंतुओं द्वारा स्रावित रसायनों से आत्मरक्षा। जंतुओं द्वारा स्रावित रसायनों से आत्मरक्षा। ठीक है, तो जंतुओं द्वारा स्रावित रसायनों से आत्मरक्षा कैसे करते हैं,
तो जितने भी जंतु होते ध्यान रखना, अगर काट लिए, जैसे मधुमक्खी हो गई, सांप हो गया, ये सब कुछ भी है, चींटी हो गई, ये सब काटते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ रसायन छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, दिक्कत होती है। जैसे सांप हमें काट लेता है ना, तो सांप देखो ध्यान रखना दो तरीके की चीज छोड़ता है। एक ध्यान रखना क्या होता है, एक दो तरीके का जहर छोड़ता है। एक क्या होता है, हीमोटॉक्सिक जहर, और एक क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक जहर। जो न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है वो जाकर के सीधा ब्रेन पे अटैक करता है और आदमी को डेड कर देता है। और जो हीमोटॉक्सिक जहर होता है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन को ही क्या कर देता है, जमा देता है, जिससे शरीर के अंदर ब्लड नहीं जा पाता है। तो जब ब्लड का प्रवाह नहीं हो पाता तो धीरे धीरे आदमी तड़प तड़प के क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ये दोनों तरीके से है। तो ये क्या होते हैं, जंतु रसायन छोड़ते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो इन रसायनों से क्या करते हैं, कैसे रक्षा करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे कि मधुमक्खी हो गई, मधुमक्खी ही हो गई, अगर किसी को काट ली तो काटने के बाद क्या करती है, शरीर में मेथेनोइक अम्ल को क्या कर देती है, छोड़ देती है। तो जहां पे वो डंक मारती है उस जगह पे जो है दुर्बल क्षारक के उपयोग करने से क्या होता है, हमें धीरे धीरे क्या मिल जाती है, राहत मिल जाती है। जैसे कि ध्यान रखना, मधुमक्खी का डंक हमारे शरीर में मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण हमारे शरीर में दर्द एवं जलन का क्या होने लगता है, अनुभव होने लगता है। इससे राहत के लिए हम दुर्बल क्षारकों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, राहत मिल जाती है। अगर आपको हाड़ी हाड़ा उड़ा काट लेना तो आप जो ठंडा तेल होता है ना, कपार में लगाने वाला, हिमगांगे, नवरत्न और रत्न, इन तेलों को जहां पे मधुमक्खी काटे आप उस जगह पे लगा दीजिए, देखिए आपको पक्का राहत मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा, फूलेगा भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जो जंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं, रसायन हमारे शरीर में छोड़ देते हैं और हम इस तरीके से क्या करते हैं, उससे रक्षा करते हैं, ठीक है। आज के क्लास में जितनी भी चीजें बताई गई होंगी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।